नमस्कार प्रिय छात्र और छात्राएं, कुछ विशेष जानकारी हमने इसमें 5 वीडियो बनाई हैं डिक्टेशन की, जो एक ही संपादकीय पैसेज पर है। उसमें हमने जो 80 की बनाई है उस पर पहले टारगेट करेंगे, फिर 100 की बनाई है उस पर टारगेट करेंगे, फिर 120 की बनाई है फिर उस पर टारगेट करेंगे, फिर 140 की बनाई है उस पर टारगेट करेंगे, फिर 160 की बनाई है उस पर टारगेट करेंगे। इसी क्रम से अगर आप टारगेट करते रहेंगे तो आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी। और मेरा कहना है कि कम से ज़्यादा की ओर बढ़ें, और जो आपको सब चिन्ह समझ नहीं आते हैं वो हमारे व्हाट्सएप पर आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद। स्टार्ट। अच्छा हो कि हमारी नौकरशाही खुद से ये सवाल करे कि आखिर बीते 2-3 महीनों में कितनी बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने चीन से निकलकर भारत की ओर रुख किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एक बार फिर न केवल देश को आत्मनिर्भर बनाने की ज़रूरत पर बल दिया, बल्कि उद्योग जगत से इस अभियान को आगे बढ़ाने को भी कहा। वास्तव में ये समय उद्योग जगत को प्रेरित और प्रोत्साहित करने का है, लेकिन इसमें जिस नौकरशाही को महती भूमिका निभानी है उसके रुख रवैये से यह नहीं लगता कि वो कोरोना संकट को एक अवसर में बदलने के लिए प्रतिबद्ध है। इस आशय की बातें तो खूब हो रही हैं कि सरकारी तंत्र चीन से निकलने वाली कंपनियों को देश में आकर्षित करने के लिए सक्रिय है, लेकिन ये सक्रियता ज़मीन पर नहीं नज़र आती। कायदे से तो जैसे ही ये भनक लगी थी कि कोरोना वायरस के प्रसार में चीनी नेतृत्व की संदिग्ध भूमिका के कारण बहुराष्ट्रीय कंपनियां चीन छोड़ने की तैयारी कर रही हैं, वैसे ही भारतीय नौकरशाही को इन कंपनियों को आकर्षित करने में जुट जाना चाहिए था। यह निराशाजनक है कि ऐसा कुछ होता हुआ दिखा नहीं, चूँकि बहुराष्ट्रीय कंपनियां आनन फानन चीन से निकलना चाहती हैं, लेकिन ज़रूरत इसकी है कि उनके लिए अनुकूल माहौल तैयार करने का काम भी युद्ध स्तर पर किया जाए। ऐसा इसलिए और आवश्यक है क्योंकि इन कंपनियों के पास ताइवान, इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम और विदेश विकल्प के रूप में मौजूद है। अच्छा हो कि हमारी नौकरशाही खुद से ये सवाल करे कि आखिर बीते 2-3 महीनों में कितनी बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने चीन से निकलकर भारत की ओर रुख किया है। निस्संदेह केंद्र और राज्य सरकारों को भी इसकी खोज खबर लेनी चाहिए कि उनकी ओर से आपदा अवसर में बदलने के बारे में कुछ कहा जा रहा है कि नौकरशाही उस पर अमल कर रही है या नहीं। यदि ये समझा जा रहा है कि कुछ नीतिगत घोषणाएं कर देने से चीन छोड़ने को तैयार बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत आ जाएंगी, तो ऐसा होने वाला नहीं है। इन नीतिगत घोषणाओं के अनुरूप कुछ ठोस काम भी होने चाहिए। ध्यान रहे कि जब ये कंपनियां चीन गई थी तो उसने उन्हें हर संभव आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई थी। ये सही है कि विदेशी कंपनियों के लिए आवश्यक सुविधाएं रातों रात नहीं जुटाई जा सकती, लेकिन ऐसा करने की प्रबल इच्छा शक्ति का प्रदर्शन तो किया ही जा सकता है। इससे ही हालात बदलेंगे और चीन छोड़ने का मन बना चुकी बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत आने के लिए तैयार होंगी। यदि इन कंपनियों को आकर्षित करने में देरी होती है और उन्हें भारत लाने में वांछित सफलता नहीं मिलती, तो ये एक तरह से एक बड़े अवसर को खोने जैसा ही होगा। ये अच्छा नहीं हुआ कि जब लाखों कामगार विषम परिस्थितियों से दो चार हो रहे थे, तब सुप्रीम कोर्ट ने आवश्यक सक्रियता का परिचय नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का कोई विशेष मूल्य महत्व नहीं कि प्रवासी मजदूरों को 15 दिनों के अंदर उनके घर भेजा जाए। क्या इससे बड़ी विडंबना और कोई हो सकती है कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला तब आया जब घर लौटने के इच्छुक करीब सभी कामगार अपने गांवों को लौट चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट को इस आशय की खबरों से अनभिज्ञ नहीं होना चाहिए कि इनमें से कई कामगार अब अपने कार्यस्थलों को वापस लौटने की तैयारी कर रहे हैं। इसी तरह उसे इससे भी परिचित होना चाहिए कि प्रवासी कामगारों की घर वापसी में ट्रेनों की उपलब्धता कोई बड़ी समस्या नहीं रही। रेलवे की ओर से तो बार बार यही कहा गया कि राज्य सरकारें बताएं कि उन्हें कामगारों को घर भेजने के लिए कितनी ट्रेनें चाहिए। उसकी ऐसी अपील के बावजूद कई राज्य सरकारों ने सहयोग का परिचय देने से इनकार किया। वास्तव में इसके चलते ही प्रवासी
मजदूरों को तमाम परेशानियों से दो चार होना पड़ा। ये अच्छा नहीं हुआ कि जब लाखों कामगार विषम परिस्थितियों से दो चार हो रहे थे और यहाँ तक कि असहाय निरुपाय होकर पैदल अपने गांव पर घर लौटने को मजबूर थे, तब सुप्रीम कोर्ट ने आवश्यक सक्रियता का परिचय नहीं दिया। यदि उसने तभी हस्तक्षेप किया होता तो शायद उन राज्य सरकारों को जवाबदेह बनाने में आसानी होती, जिन्होंने अन्य राज्यों के कामगारों की ना तो देखभाल की और ना ही इसकी परवाह की कि वे अपने घर कैसे लौटेंगे। ये सही है कि प्रवासी कामगारों की उपेक्षा के मामले में कुछ लोग राजनीतिक इरादों से प्रेरित होकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, लेकिन उसका दायित्व तो यही था कि वो इस मानवीय समस्या पर निरक्षीर ढंग से विचार करता और उसी समय यह देखता कि इस बड़े संकट का समाधान करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें जो कदम उठा रही हैं वे कितने राहतकारी हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये काम समय रहते नहीं हो सका। कम से कम अब तो सुप्रीम कोर्ट को इनकी अनुभूति होनी चाहिए कि यदि फैसले समय पर ना दिए जाएं तो वे अपना प्रभाव खो देते हैं। न्याय वही जो समय पर हो। ये अच्छा है कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों से कहा कि वे अपने गांव घर लौटे मजदूरों के रोजगार की व्यवस्था करें, लेकिन ये इतना आसान काम नहीं जो उनके निर्देश मात्र से हो जाएगा। अब जब वो रोजी रोटी की समस्या से जूझ रहे कामगारों के भविष्य की चिंता कर रहा है, तब फिर उसे ये बहुत सावधानी से देखना चाहिए कि कुछ राज्यों की ओर से अप्रासंगिक हो चुके श्रम कानूनों में फेरबदल के खिलाफ जो याचिकाएं उसके पास आई हैं उनका निस्तारण कैसे करना है। फुल स्टॉप।